स्वागत है एक नई क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं को। चूंकि भारतीय संविधान विशेषताओं से ही भरा पड़ा है तो किन किन विशेषताओं पे जिक्र किया जाए, ये एक कठिन काम हो जाता है। फिर भी हम कुछ एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, जो विशेषताएं ऐसी हैं, जो ख्यातियां हैं भारतीय संविधान की, उसके संबंध में कुछ एक विशेषताओं पर बात करेंगे। तो भारतीय संविधान की जब विशेषताओं पे बात करें तो सबसे पहली विशेषता तो यही हो जाती है कि भारतीय संविधान जो है वह विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। भारतीय संविधान सबसे बड़ा, विश्व में इससे बड़ा संविधान लिखित कोई संविधान नहीं है। बड़ा एवं लिखित है। भारतीय संविधान को बनाने में संविधान वेत्ताओं ने, पिछली क्लासेस में मैंने जैसा जिक्र किया है, लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। तो तमाम देशों के संविधानों से अच्छे अच्छे नियम उपबंध लेके भारतीय संविधान में समावेशित किए गए और बहुत बारीकी से भारतीय संविधान को इस तरीके से बुना गया कि कहीं पर भी किसी भी नियम की या किसी विधि की व्याख्या करना कठिन ना रहे या किसी विधि की व्याख्या करने में कोई समस्या पैदा ना हो। तो इस तरीके की बनावट पैदा करने में भारतीय संविधान को जब बनाया गया तो वह बड़ा हो गया और लिखित तो बन ही रहा था। हालांकि भारतीय संविधान से पहले लिखित संविधान हुए, जैसे अमेरिका का संविधान लिखित है। लेकिन अमेरिका का संविधान लिखित होने के साथ साथ विश्व का लगभग सबसे छोटा संविधान है, क्योंकि उसके संविधान में मात्र 7 ही अनुच्छेद हैं। अमेरिका के संविधान में कितने? 7 अनुच्छेद हैं। और जबकि भारतीय संविधान में जो मूल संविधान बना था उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे। इतना बड़ा संविधान बना था। लगभग आज भी हमारे संविधान के बराबर किसी भी देश के संविधान में अनुच्छेद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान ले लो, एक 128 अनुच्छेद है मात्र। तो किसी भी देश का संविधान भारतीय संविधान के बराबरी नहीं कर सकता इसके विस्तार के मामले में। दूसरा यह है कठोर एवं नम्य संविधान का मिश्रण है। एक कठोर और नम्य संविधान का मिश्रण है, यानी इसमें कठोरता भी है और इसमें नम्यता भी है। कठोरता कैसे है? भारतीय संविधान में कई अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको संशोधित करने के लिए एक विशेष बहुमत की आवश्यकता है। विशेष बहुमत पे मैं बहुत अच्छा वीडियो लेके आया हूं बहुमत के संबंध में, जिसका लिंक जो है आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप उसे देख सकते हैं कि बहुमत कितने प्रकार का होता है और कौन से बहुमत से क्या क्या चीजें किस प्रकार से संशोधन किया जाता है, कौन से बहुमत से किस प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है। तो छोटी सी व्याख्या करने का प्रयास किया है, उस वीडियो को आप आई बटन के लिंक से देख सकते हैं। तो विशेष बहुमत में 2-3 तरीके का विशेष बहुमत होता है। साधारण बहुमत, बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जो साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। तो भारतीय संविधान विशेष बहुमत के मामले में कठोर है, जहां संसद में भी आपको 2/3 सदस्यों का आपको समर्थन चाहिए, राज्य विधानमंडलों से 2/3 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे भी कई प्रावधान हैं जिनमें आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी और कई प्रावधान ऐसे हैं जहां साधारण बहुमत की आवश्यकता है, तो वहां पे हमारा संविधान नम है। और कठोर कहां पे? जहां पे विशेष बहुमत की आवश्यकता है। अगला हमारा संविधान जो है उसमें कुछ विशेषताएं जो संविधान में दृष्टिगोचर होती हैं, उनमें एक तो है कि हमारे संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन है। फंडामेंटल राइट्स हमारे
संविधान में दिए गए हैं। किसी भी व्यक्ति की जो उसे अगर अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है, उसे परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बना के जीना है, एक गौरवपूर्ण जीवन जीना है, तो उसके लिए मूल अधिकारों की परम आवश्यकता है। और ऐसे मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक हमारे संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए थे, जिनमें संपत्ति का अधिकार विलोपित कर दिया गया। वर्तमान में भी 6 प्रकार के मूल अधिकार संविधान में वर्णित है। तो हमारे संविधान में प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण विकास हो सके, इसलिए मूल अधिकारों का समावेशन किया गया है। साथ ही हमारे संविधान को धर्मनिरपेक्ष बनाया गया है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है, जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता का मतलब लिया जाता है, वह थोड़ा विस्तृत मतलब लिया जाता है। जबकि पश्चिमी जो सभ्यताएं हैं, उनमें धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है कि जो चर्च और शासन, चर्च और संसद, ये एक दूसरे से अलग अलग रहे, ये एक दूसरे के मामले में दखलंदाजी नहीं करेंगे। ये वहां का धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। जबकि भारतीय परिवेश में, भारतीय परिवेश विविधतापूर्ण परिवेश है। भारत में तमाम तरह की जातियां, तमाम तरह के वर्ग, तमाम तरीके के धर्म निवास कर रहे हैं। तो इनमें आपस में सामंजस्य बना रहे, इसलिए भारतीय संदर्भ में जो धर्मनिरपेक्षता का मतलब लिया जाता है, वह यह मतलब है कि राज्य प्रत्येक धर्म के प्रति तटस्थ रहेगा। तटस्थ होगा। कहने का मतलब यह है कि राज्य किसी धर्म विशेष की, ना तो किसी धर्म विशेष का पक्ष लेगा, ना किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देगा, प्रत्येक धर्म के प्रति समानता का भाव रखेगा। ये है भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का मतलब। इसके साथ ही हमारा संविधान जो है वह डीपीएसपीज की व्यवस्था करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, यानी नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था करता है। नीति निर्देशक तत्व, 3 प्रकार के तत्व हमारे संविधान में वर्णित है। जब वहां पे हमारी क्लास पहुंचेगी तो हम उन चीजों की व्याख्या करेंगे। गांधीवादी, समाजवादी और कल्याणकारी, तमाम तरह, मतलब जो हमारे यहाँ डीपीएसपीज हैं वो दिए गए। इनकी डीपीएसपी की व्यवस्था क्यों की गई है? ताकि जब संसद या कोई भी विधानमंडल विधि बनाए तो वह इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखे कि किन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें कानून बनाना है। उन लक्ष्यों का निर्धारण हमारे संविधान जो निर्माता थे, वो संविधान निर्माता पहले ही कुछ लक्ष्य निर्धारित कर गए हैं कि हमको इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ही जो है कि विधियां बनानी है, और ये हमारा उद्देश्य है। दूसरा, हमारा संविधान जो है वह व्यवस्था करता है त्रिस्तरीय न्याय पंचायत की, त्रिस्तरीय पंचायतों की व्यवस्था करता है। इसे बोलते हैं स्थानीय सरकार। विश्व के किसी भी देश का आप अध्ययन करके देखिए, बड़ी रोचक सी बात है हिंदुस्तान के संविधान के विषय में कि विश्व के किसी भी संविधान में व्यवस्था नहीं पाई जाती। केवल भारतीय संविधान ऐसा है जहां स्थानीय सरकार का समावेश किया गया है, और यह गांधीवादी नियमों के अनुकूल है। गांधी जी की यह अपेक्षा थी कि ग्राम स्वराज की भावना थी। जो संविधान गांधी जी चाहते थे उसमें यह दर्शन होना चाहिए
कि आपका जो प्रशासन है वो ग्राम स्तर से चलना चाहिए। तो उस जो है कि गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा, संशोधन 1992 के द्वारा हमारे संविधान में काहे की व्यवस्था की गई? त्रिस्तरीय पंचायतों की। ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें, जिला पंचायतें, नगर के संबंध में नगर पंचायतें, नगर पालिका, नगर निगम की व्यवस्था की गई। तो ये व्यवस्थाएं की गई हमारे संविधान में। बेहतरीन संकल्पना है। साथ ही हमारा संविधान जो है वह एकात्मकता एवं संघात्मकता, दो प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, एकात्मक व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था। हमारा संविधान दोनों का मिश्रण है। केसी वेयर एक संविधान विशेषज्ञ रहे हैं, उन्होंने तो इसे अर्धसंघ कह दिया है कि ये अर्धसंघ है, पूर्णता संघ नहीं है। लेकिन भारतीय संविधान जो है वह संघात्मक तत्वों को भी अपने अंदर समावेशित किए हुए है और एकात्मक तत्वों को भी अपने अंदर समावेशित किए हुए। कौन कौन से संघात्मक तत्व हैं? संघात्मक तत्व पे नजर डाल के देखते हैं। जैसे लिखित संविधान है, जहां संघात्मक व्यवस्थाएं हैं, जैसे कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया। तो यहाँ लिखित संविधान होना जरूरी है ताकि संघ में प्रत्येक संस्था के अपने कर्तव्य हैं वह निर्धारित रहे, सुनिश्चित रहे कि ये आपके कर्तव्य हैं और ये आपके दायित्व हैं। तो लिखित संविधान होना चाहिए। अगर लिखा नहीं होगा तो उनमें मतभेद पैदा होंगे, इसलिए लिखित संविधान की व्यवस्था है भारत में, मतलब संघात्मक लक्षण है। दूसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका है। हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, वह अपने मामले में दखलंदाजी, कोई न्यायपालिका के मामलों में दखलंदाजी नहीं कर सकती। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सबको अलग अलग शक्तियों का विभाजन है। शक्ति विभाजन की व्यवस्था हमारे यहाँ है। साथ ही हमारे यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है। तो ये कुछ एक व्यवस्थाएं काहे की हैं? संघात्मकता की व्यवस्थाएं हैं। अब अगर एकात्मक तत्वों पे विचार किया जाए तो एकात्मक तत्वों में कौन कौन से तत्व आएंगे? जैसे एकल नागरिकता की व्यवस्था है। वैसे जहां संघात्मक व्यवस्था होती है वहां पर दो तरीके की नागरिकता होती है, एक तो संघ की नागरिकता होगी, एक राज्य की नागरिकता होगी। लेकिन हमारे यहाँ केवल एकल नागरिकता है। कौन सी? कि हम भारतीय हैं, एक ही नागरिकता दी गई है, राज्यों की कोई नागरिकता नहीं है। नहीं तो आदमी कह सकता है कि हम बिहार के निवासी हैं या उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या तमिलनाडु के निवासी हैं, उसके साथ ही हम हिंदुस्तान के निवासी हैं। यानी उसके पास दो प्रकार की नागरिकताएं होती, पहली तो उसके राज्य की और दूसरी देश की। लेकिन हमारे यहाँ इस कॉन्सेप्ट को दरकिनार करते हुए एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। साथ ही हमारे यहाँ अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ऐसी सर्विसेज हैं जो संपूर्ण भारत में एक ही हैं, उन्हें केंद्र ने अपने अंडर में रखा है, अपनी तरफ से उन सेवाओं को नियमित करता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत आपात उपबंध है कि अगर संयोग से किसी प्रकार से धोखे से भी कोई ऐसी समस्या पैदा हो जाती है कि कहीं किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, किसी देश ने आक्रमण कर दिया, तो उस स्थिति में जो शासन होता है वो केंद्र के पक्ष में चला जाता है और वह केंद्र उस शासन का संचालन करने लगता है। तो ये एकात्मक व्यवस्था है। साथ ही हमारे यहाँ राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है। ये भी एक खूबसूरत व्यवस्था है कि राज्यपाल का ऑफिस बनाया गया है जो राज्य में केंद्र की नुमाइंदगी करता है।
यानी वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर राज्य में रहता है और राज्य की शासन व्यवस्था को अवलोकन करता रहता है। किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने पर, कोई समस्याएं पैदा होने पर केंद्र सरकार को सूचित करता है। तो यह एक बहुत शानदार व्यवस्था है। तो हमारे संविधान में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिनको अगर वर्णन करना जिनका शुरू कर दिया जाए तो संभवतः कई घंटे की क्लास भी कम पड़ जाएगी। पूरा संविधान विशेषताओं से युक्त है और ऐसी ऐसी विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं जो संभवतः बहुत आवश्यक भी थी भारतीय परिवेश में और जिनके दूरगामी परिणाम निकले हैं और अभी भी दूरगामी परिणाम निकलना बाकी हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो अभी भी दूरगामी परिणाम देंगी। हमारे यहाँ जो संविधान है वह प्रगतिशील है, प्रगतिशील संविधान है हमारा। हमारे संविधान में निरंतर समय के अनुसार परिवर्तन करके हमारे जो शासन करता रहे उन्होंने परिवर्तन करके उसमें नित्य नवीन अच्छी बातों को समावेशित किया है, उसमें संशोधन करके हमेशा सकारात्मक परिवर्तन किए हैं। जैसे मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जो कि मूल संविधान में नहीं थे, लेकिन मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के अनुसार 42वें संविधान संशोधन के अनुसार हमारे जो संविधान में भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और ये भी एक संविधान के विषय में बड़ा रोचक तथ्य है कि हमारे यहाँ एक भाग है भाग 4 का जिसमें केवल एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51 का। तो मौलिक कर्तव्य जो हम लोगों को इस बात के लिए निर्देशित करते हैं कि हमें किन किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यथा हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए, जल संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, अपने जो नेशनल प्रतीक रहे हैं उनके प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। तो तमाम तरीके के हमारे मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। ये हमारे संविधान की बहुत खूबसूरत विशेषता है। उसके साथ ही हमारे यहाँ एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारा जो न्यायपालिका का जो सिस्टम बनाया गया संविधान निर्माताओं के द्वारा, उसमें भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए सारे प्रावधान किए गए। कौन कौन से प्रावधान किए गए? जैसे भारतीय न्यायपालिका की सेवाओं में जो भी व्यक्ति रहेंगे वह सेवानिवृत्त हो जाने के बाद उसी न्यायालय में या उसके समकक्ष किसी न्यायालय में कोई कार्य नहीं कर सकेंगे। यथा कोई जज रिटायर हो गया, बाद में बगालत करने लग जाए तो उसे ये परमिशन नहीं है। साथ ही न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए और व्यवस्थाएं की गई, जैसे उनके वेतन एवं भत्ते जो होंगे, वेतन भत्ते, इनमें नकारात्मक बदलाव नहीं किया जा सकता। नकारात्मक बदलाव संभव नहीं है, आप केवल सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं, नकारात्मक परिवर्तन संभव नहीं है। दूसरा, इनका जो वेतन होगा वह संचित निधि से दिया जाएगा, यानी ये अपने वेतन के लिए भी परेशान नहीं हो सकते। तीसरा, इनके कार्यकाल के दौरान संसद या अन्यत्र कहीं चर्चा नहीं हो सकती, चर्चा बैन है। न्यायपालिका को अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है।
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है। तो ये तमाम खूबसूरत विशेषताएं संविधान में समावेशित की गई। भारतीय संविधान जो है वह संसदीय व्यवस्था को अपनाता है। संसदीय व्यवस्था है, और संसदीय व्यवस्था में भी कैसी है? वेस्टमिनिस्टर व्यवस्था है। वेस्टमिनिस्टर व्यवस्था क्या है? यानी भारतीय जो कार्यपालिका होगी, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। यानी अगर हमारे संविधान ने यह व्यवस्था की है कि अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया, अपनी मंत्रिपरिषद उसने बना ली, और वह चाहे कि वह निरंकुश हो जाए तो वह निरंकुश नहीं हो सकता। उसे अपने कार्यों के लिए उस संसद में पक्ष एवं विपक्ष दोनों दलों में उत्तरदायी रहना पड़ेगा। वह जो भी कार्य करेगा उनके प्रति उसे जवाबदेह रहना पड़ेगा। विधायिका में, संसद में उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाएगा। अध्यक्षात्मक और संसदात्मक व्यवस्था में हमारे यहाँ संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। दोनों में डिफरेंस ये है कि अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था होती है, इस अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति शासन प्रमुख होता है, जैसा कि अमेरिका आदि देशों में है। और संसदात्मक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री शासन प्रमुख होता है, जैसा कि ब्रिटेन आदि देशों में देखने को मिलता है। तो हमारे संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को नहीं अपनाया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रपति किसी मामले पे जाके निरंकुश हो जाए और हमारे यहाँ जो है कि अराजकता फैल जाए। इसके साथ ही हमारे यहाँ हमारे संविधान में कुछ विशेष निकायों की व्यवस्था की गई है, जो कि स्वतंत्र निकाय हैं। वह भी अपनी रिपोर्टिंग करते हैं और शासन को सुचारू बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। कौन कौन से निकाय हैं, आइए एक नजर उन पे डाल के देखते हैं। पहला चुनाव आयोग स्वतंत्र निकाय है। इसका काम क्या है? इसका काम है निष्पक्ष चुनाव कराना, और ये ऑटोनोमस बॉडी अपने आप में स्वतंत्र है। इस पे किसी प्रकार का दबाव नहीं है। वह इस बात के लिए स्वतंत्र है कि चुनाव निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से होने चाहिए। किस दल की सत्ता बनती है, इससे चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी एक ऐसी स्वतंत्र बॉडी है, उसे कहते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। भारत का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। इसका काम क्या है? लेखा परीक्षण करना। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों का जो व्यय खाता होता है, उस खाते का अंकेक्षण करना, उस खाते का ऑडिट करना। उसके साथ ही लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग का कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में दिया गया है। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है पारदर्शी और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया। जो कार्मिक राजकीय सेवाओं हेतु चुने जाएंगे, उनके लिए
परीक्षा आयोजित कराना और उनका चयन करना, कि निष्पक्ष परीक्षा आयोजित की जाए और पारदर्शी तरीके से योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाए। ये हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है। तो हमारे संविधान में तमाम व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिन पे जिक्र किया जा सकता है और जिन पे घंटों बात हो सकती है। बंधुत्व की भावना हमारे संविधान में दी गई है। हमारे संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्रात्मक व्यवस्था दी गई। गणतंत्रात्मक व्यवस्था पे जिक्र कर लेते हैं। हमारी प्रस्तावना को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमारे संविधान के तमाम मूल्यों का जिक्र कर दिया गया है। जब प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में तमाम ऐसे शब्द आएंगे, कई ऐसे शब्द हैं जिन पे एक एक पुस्तक के बराबर जिक्र किया जा सकता है, कि एक पुस्तक लिखी जा सकती है। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमारे यहाँ अपनाई गई। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब क्या है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब है कि हमारे यहाँ जो राज्य प्रमुख होगा, राज्य प्रमुख यानी हमारा राज्य प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। सारे जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो कार्य किए जाते हैं, वह राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो यह निर्वाचित होगा। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरह यह पैतृक पद हो जाए और वंशानुगत तरीके से चलता रहे, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ ये निर्वाचित है, इसीलिए हम गणतंत्र हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र को अपनाया गया है। लोकतंत्र यानी प्रत्येक एक निश्चित अवधि के बाद, जो कि हमारे यहाँ 5 वर्ष है, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद हम अपने शासकों का चयन करेंगे। 5 वर्ष के लिए हम अपने शासकों का चयन करते हैं। कौन कौन से हमारे शासक बनते हैं? जैसे विधायक हो गया, सांसद हो गया, इनका हम हर 5 वर्ष बाद चयन करते हैं। स्थानीय सरकारों में हम प्रधानों का या जो नगर पंचायत अध्यक्ष हो गए, नगर निगम अध्यक्ष हो गए, महापौर जी, इनका हम चयन करते हैं। तो वह एक निश्चित अवधि 5 वर्ष के लिए ही होता है। 5 वर्ष के बाद अगर उन्होंने हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं किया तो 5 वर्ष बाद वह हमारी चौखट पे दोबारा फिर खड़े होते हैं। ये हमारे संविधान वेत्ताओं ने व्यवस्था करके दी है। तो भारतीय संविधान पूरे विश्व में एक अनूठा संविधान है। इतनी सारी विशेषताएं हैं कि अगर उन पे जिक्र, पूरा संविधान ही अपने आप में विशेष संविधान है। एक छोटी सी क्लास में उसकी व्याख्या करना संभव नहीं है। फिर भी मैंने कुछ एक महत्वपूर्ण चीजें थी, जो 2-4 टॉपिक ऐसे लगे जिन पे बात की जा सकती थी, तो वो मैंने आपको बताए। आपको ये क्लास कैसी लगी है इसके संबंध में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ज्ञानवर्धक चीजें मिल रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।